ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 4 काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ और टोटल 120 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अन्य प्रचलित नाम बताइए। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसका और प्रचलित नाम क्या है? तो वीरगाथा काल। वीरगाथा आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से भी जाना जाता है और वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये नाम दिया है। क्या नाम दिया है? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? देखिए पृथ्वीराज रासो क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। और इसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी हैं। चंद्रवरदायी आदिकाल के कवि हैं और पृथ्वीराज रासो इनकी जो रचना है आदिकाल की रचना है। चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम कवि माना जाता है। किसको? चंद्रवरदायी को। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आदिकाल की किसी गद्य रचना का नाम बताइए। तो आदिकाल की गद्य रचना क्या है? वर्ण रत्नाकर आदिकाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कीर्तिलता के रचयिता कौन है? कीर्तिलता के रचयिता कौन है? विद्यापति जो आदिकाल के कवि हैं, एक कीर्तिलता के क्या है? रचयिता हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी रचनाएं दो प्रमुख रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। और ये पूछा जाता है कि कीर्तिलता, कीर्तिपताका किस भाषा में लिखी गई है? तो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अवहट्ट भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5 है आलखंड के रचयिता कौन है? आलखंड के रचयिता जगनीक है। कौन है? जगनीक। क्वेश्चन नंबर 6 है आदिकाल वीरगाथा काल के किन्हीं 4 कवियों के नाम बताइए। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है कि 4 कवि कौन कौन से हैं? तो 4 कवि हैं नरपति नाल, चंद्रवरदायी, जगनीक, भट्ट केदार। ये आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है खुमानडासो के रचयिता कौन है? खुमानडासो के रचयिता हैं दलपत विजय। खुमानडासो आदिकाल की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? दलपत विजय। क्वेश्चन नंबर 8 है मैथिल कोकिल के नाम से हिंदी साहित्य का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो विद्यापति आदिकाल के कवि माने जाते हैं और इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं, बहुत सी रचनाएं मैथिली भाषा में की है, इसलिए मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा है? तो 4 कालों में बांटा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 10 है वीरगाथा काल की समय सीमा क्या है? देखिए वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और इसकी समय सीमा उन्होंने क्या बताई है? संवत 1050 से 1375 बताई है। क्या बताई है? संवत 1050 से 1375 बताई है इसकी समय सीमा। किसकी? वीरगाथा काल की। क्वेश्चन नंबर 11 है जयमयंक जसचंद्रिका की रचना किसने की है? जयमयंक जसचंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने की है। किसने की है? मधुकर कवि ने की है। क्वेश्चन नंबर 12 है वीरगाथा काल के 3 अन्य नाम बताइए। देखिए वीरगाथा आदिकाल को अन्य अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा। तो वीरगाथा काल के अन्य 3 नाम क्या है? मतलब इसे आदिकाल नाम दिया गया है, चारण काल और सिद्धकाल सामंत काल। तो आदिकाल नाम किसने दिया है? भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। चारण काल नाम ग्रेसन ने दिया है और सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। और वीरगाथा काल जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है विद्यापति की 2 रचनाओं के नाम बताइए। कीर्तिलता, कीर्तिपताका इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया? क्यों कहा गया ये आदिकाल को वीरगाथा काल? इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें वीरों की गाथाएं और कहानियां अधिक है। इस काल में वीरों की गाथाएं और कहानियां अधिक हैं, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल कहा गया। क्वेश्चन नंबर 15 है वीरगाथा काल के प्रतिनिधि कवि कौन है? वीरगाथा काल के प्रतिनिधि कवि हैं चंद्रवरदायी।
चंद्रवरदायी वीरगाथा यानी आदिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कीर्ति पताका के रचयिता कौन है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका विद्यापति की 2 प्रमुख रचनाएं हैं और इसके रचयिता कौन है? कीर्ति पताका के विद्यापति हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है विसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल जो है विसल देव रासो के रचयिता हैं। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल या नरपति नाल की रचना का क्या नाम बताइए? की रचना का नाम क्या है? विसल देव रासो। अब देखिए आदिकाल से तो एक क्वेश्चन हो गए, अब हम पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, यानी पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता था। मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हिंदी साहित्य का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है? तो भक्ति काल जो है वो स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब स्वर्ण काल कहा जाता है, इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कृष्णासई शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? भक्ति काल के अंतर्गत 2 धाराएं आती हैं, सगुण धारा, एक निर्गुण धारा। तो निर्गुण धारा के अंतर्गत आता है ज्ञानासई शाखा और प्रेमासई शाखा, और सगुण धारा के अंतर्गत आता है कृष्णासई शाखा और रामासई शाखा। तो रामासई शाखा के जो है कृष्णासई शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। कृष्णासई शाखा के कवि जो हैं कृष्ण के उपासक कहलाते हैं, तो ये सूरदास जी जो हैं कृष्ण के उपासक कहलाते हैं और ये कृष्णासई शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है तुलसीदास भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? देखिए भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण धारा के अंतर्गत कृष्णासई शाखा आती है और राम भक्ति शाखा आती है, तो ये राम भक्ति धारा के कवि हैं, मतलब राम के उपासक है इसलिए रामासई शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है पद्मावत किस भाषा की रचना है? तो पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो पूर्वी अवधी में लिखी गई है और इसके रचनाकार कौन है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो प्रेमाख्यानक काव्य के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी प्रेमाख्यानक निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कौन सी शाखा आती है? सूफी प्रेमाख्यानक और ज्ञानासई शाखा। तो प्रेमासई शाखा और ज्ञानासई शाखा, तो ये प्रेमासई शाखा के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 23 है हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल का अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल से। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत 2 शाखा आती है, एक कृष्णासई शाखा और राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। और कृष्णासई शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास जी हैं, जो कि कृष्ण के उपासक हैं। अष्टछाप के प्रतिनिधि कवि कौन है? अष्टछाप के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। देखिए अष्टछाप में 8 कवि होते हैं, जिसमें 4 अष्टछाप की स्थापना किसने की है? विट्ठलनाथ ने की है। किसने की है? विट्ठलनाथ ने की है, जो कि बल्लभाचार्य के पुत्र हैं। विट्ठलनाथ ने अपने 4 शिष्य और बल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को मिलाकर 8 कवियों से अष्टछाप की स्थापना की है। तो जिसमें सूरदास जो हैं वो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है भक्ति काल की किसी गद्य रचना का नाम बताइए। गोरा बादल की कथा जो है भक्ति काल की गद्य रचना का नाम है। क्वेश्चन नंबर 27 है रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आखिरी कलाम किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। क्वेश्चन नंबर 29 है अष्टछाप के कवियों में से बल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन? देखिए मैंने बताया कि अष्टछाप में 4 कवि बल्लभाचार्य के हैं और 4 कवि विट्ठलनाथ के हैं। तो 4 कवि जो बल्लभाचार्य के हैं उनके 4 जो शिष्य बल्लभाचार्य के हैं उनके नाम क्या कौन कौन से हैं? तो सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन से बल्लभाचार्य के शिष्य हैं, या पूछा जाएगा कौन से बल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो आपको शिष्य का चारों शिष्य का नाम पता रहेगा तो आप टिक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है जानकी मंगल पार्वती मंगल के रचयिता कौन है?
तो जानकी मंगल और पार्वती मंगल तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं, 12 ग्रंथ हैं, और जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवे रामायण और रामलला लहछू, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं और इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मध्यकाल को किन 2 भागों में बांटा है? मैंने बताया कि मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में आता है आपका भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है? भक्ति काल। और उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है रीति काल। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? रीति काल। क्वेश्चन नंबर 32 है, मीराबाई किसकी भक्ति थी? मीराबाई कृष्ण की भक्ति थी। तो ये कृष्णा सही शाखा के अंतर्गत आती है। कौन? सगुण काव्यधारा के कृष्णा सही शाखा के अंतर्गत आती है मीराबाई, और ये कृष्ण की उपासक थी, कृष्ण की भक्त थी। कृष्ण को प्रेम के रूप में इनको स्वीकार किया है, प्रेमी के रूप में। 33 है, निर्गुण धारा को किस शाखा में बांटा, किन शाखाओं में बांटा गया है? देखिए, निर्गुण धारा को 2 शाखाओं में बांटा गया है, एक ज्ञानाशयी शाखा और एक प्रेमाशयी शाखा। ज्ञानाशयी शाखा में संत कवि आते हैं और प्रेमाशयी शाखा में सूफी कवि आते हैं। ज्ञानाशयी शाखा में ज्ञान इनके कवि जो होते हैं ज्ञान को महत्व देते हैं, और प्रेमाशयी शाखा के कवि प्रेम को महत्व देते हैं। 34 है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा किस धारा की हैं? तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा जो है सगुण भक्ति धारा की हैं, और ज्ञानाशयी शाखा, प्रेमाशयी शाखा निर्गुण धारा की है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कबीर की भाषा का नाम क्या है? कबीर की भाषा का नाम है सदुक्कड़ी। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी नाम दिया है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है, और आप पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदुक्कड़ी, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कबीर की पत्नी का क्या नाम है? कबीर की पत्नी का नाम है लोई। क्वेश्चन नंबर 37 है, कबीर किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा की ज्ञानाशयी शाखा के कवि हैं। निर्गुण धारा के अंतर्गत कौन सी शाखा आती है? ज्ञानाशयी और प्रेमाशयी शाखा, तो जिसमें ज्ञानाशयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भक्ति काल को 4 शाखाओं के नाम बताइए। देखिए, भक्ति काल के अंतर्गत 4 शाखाएं आती हैं। पहले तो 2 धारा आती है, एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण के अंतर्गत आपका आता है ज्ञानाशयी, प्रेमाशयी, और सगुण के अंतर्गत कृष्णशयी और कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो 4 शाखाएं क्या क्या हो गई? ज्ञानाशयी शाखा, प्रेमाशयी शाखा, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। क्वेश्चन नंबर 39 है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा है 1375 से 1700 ईस्वी है। संवत 1375 से 1700 भक्ति काल की समय सीमा है। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 तक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? भक्ति काल का दूसरा नाम है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। रामचरितमानस से क्वेश्चन बनता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 7 कांड का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से नाम है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो 7 कांड हैं। और किस भाषा में है रामचरितमानस? अवधी भाषा में है। ये तुलसीदास जी की रचना है, जो कि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? तो सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कबीर की भाषा के 2 नाम क्या है? सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। सदुक्कड़ी नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने, और पंचमेल खिचड़ी नाम दिया है श्याम सुंदर दास ने। कबीर को भाषा का डिक्टेटर, क्वेश्चन बनता है, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 4 सूफी कवियों के नाम बताइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी कवि यानी प्रेमाख्यानक कवियों के नाम बताइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन और आलम,
ये सूफी कवि कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, मधुमालती की रचना किसने की है? मंजन ने। मधुमालती की रचना किसने की है? मंजन ने की है। सूरदास की भक्ति किस भाव की है? देखिए भक्ति किस भाव की है सूरदास की? तो सख्य भाव की है। और तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? दास भाव की। मतलब कृष्ण को ये सूरदास जी हैं वो कृष्ण को सखा के रूप में मानते हैं, और तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? दास भाव की। मतलब तुलसीदास जी राम को राम जी को अपने को राम जी का दास मानते हैं, तो इनकी भक्ति किस भाव की है? दास भाव की है। मीराबाई की रचना किस नाम से संकलित है? मीराबाई की रचनाएं मीरा की पदावली नाम से संकलित हैं। मीरा की पदावली नाम से इनकी रचनाएं संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, तुलसी के दार्शनिक विचार किस पुस्तक में हैं? तो विनय पत्रिका इनकी पुस्तक है, और दार्शनिक विचार विनय पत्रिका पुस्तक में है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तुलसी के राम का स्वरूप क्या है? तो इनके राम का स्वरूप क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। क्वेश्चन नंबर 51 है, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम बताइए। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी है? पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम इनकी क्या है? रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, तुलसीदास की 4 पुस्तकों का नाम बताइए। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है, और रामचरितमानस अवधी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 53 है, श्री कृष्ण की साहित्यिक शिक्षण बताइए। तो लीला पुरुषोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 54 है, रसखान किसके भक्त हैं? तो रसखान कृष्ण के भक्त हैं। एक कृष्णा सही शाखा के अंतर्गत आते हैं। कौन? रसखान। अब देखिए पूर्व मध्यकाल के बारे में तुम लोग जान लिए, जो भी क्वेश्चन बनते थे। अब लोग उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, हिंदी साहित्य की उत्तर मध्यकाल का अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो उत्तर मध्यकाल का प्रचलित नाम क्या है? रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, रीतिकाल में वीर रस में रचना करने वाले कवि कौन है? रीतिकाल में से कौन से कवि हैं जो वीर रस में रचना करते हैं? तो भूषण जो हैं वे वीर रस में रचना करते थे रीतिकाल में। क्वेश्चन नंबर 57 है, रीति मुक्त काव्यधारा के किसी एक कवि का नाम बताइए। देखिए रीतिकाल के काव्य को 3 धाराओं में विभाजित किया गया है। एक रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो रीति मुक्त काव्यधारा के किसी कवि का नाम है घनानंद, जो हैं वो प्रमुख कवि माने जाते हैं रीति मुक्त काव्यधारा की। क्वेश्चन नंबर 58 है, रामचंद्रिका किस काल की रचना है? रामचंद्रिका रीतिकाल की रचना है, और किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो रीतिबद्ध जो काव्यधारा रीतिकाल के अंतर्गत जो रीतिबद्ध काव्यधारा आता है, इसके प्रतिनिधि कवि केशवदास माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, रीतिकाल के तीन अन्य नाम क्या कौन कौन से हैं? तो देखिए रीतिकाल को भी अलग अलग नाम दिया गया है, श्रृंगार काल, अलंकृत काल और उत्तर मध्यकाल। क्वेश्चन नंबर 61 है, रीतिकाल के किन्हीं 3 राष्ट्रीय विचारधारा वाले 3 वीररस कवियों के नाम बताइए। देखिए रीतिकाल में 3 वीररस कवि कौन कौन से हैं? भूषण, गोरेलाल और सूदन। 3 वीररस कवि कौन कौन से हैं? भूषण, गोरेलाल और सूदन। क्वेश्चन नंबर 62 है, घनानंद को रीतिबद्ध कवि माना जाता है अथवा रीति मुक्त? तो घनानंद को कौन सा कवि माना जाता है? रीति मुक्त कवि माना जाता है। रीति मुक्त कवि माना जाता है, रीति मुक्त। क्वेश्चन नंबर 63 है, शिवा भावनी की रचयिता कौन है? शिवा भावनी की रचयिता कौन है? भूषण है। क्वेश्चन नंबर 64 है, रामचंद्रिका की रचयिता कौन है? रामचंद्रिका की रचयिता केशवदास है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रीतिकाल की कविता को किन 3 भागों में विभाजित किया गया है? तो मैंने बताया 3 भागों में रीतिकाल की कविता को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। क्वेश्चन नंबर 66 है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? छत्रसाल दशक के रचयिता भूषण है। क्वेश्चन नंबर 67 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किसी कहा जाता है? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार कोई एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, रीतिकाल की समय सीमा बताइए। देखिए समय सीमा जरूर पता आपको होना चाहिए। भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल की जो भी समय सीमा है, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है। तो रीतिकाल की समय सीमा है संवत 1700 से 1900
क्या है रीतिकाल की समय सीमा? 1700 से संवत 1700 से 1900 तक। क्वेश्चन नंबर 69 है बिहारी ने किस छंद में रचना की है? किस छंद में बिहारी जी ने रचना की है? तो दोहा और सोरठा में रचना की है। क्वेश्चन नंबर 70 है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल माने जाते हैं। देखिए हर एक काल के प्रतिनिधि कवि कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास, और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास, और रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी कौन है? बिहारी लाल, और वीर गाथा काल के प्रतिनिधि कवि चंद्रवरदाई। तो ये प्रतिनिधि कवि भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 है केशवदास को किन्हीं 3 रचनाओं के नाम बताइए। केशवदास की रचनाओं से क्वेश्चन बनता है, तो इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, जिसमें रामचंद्रिका कई बार पूछा जा चुका है, रस प्रिया, कवि प्रिया। क्वेश्चन नंबर 72 है बिहारी के आश्रयदाता का नाम क्या है? तो मिर्जा राजा जय सिंह जो है बिहारी के आश्रयदाता का नाम है। देखिए रीतिकाल के जो कवि हैं वो अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं पे कविता, उन्हीं की प्रशंसा में कविता लिखते थे, रचनाएं लिखते थे। तो उनके आश्रयदाताओं का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो बिहारी के आश्रयदाता का क्या नाम है? मिर्जा राजा जय सिंह है। क्वेश्चन नंबर 73 है घनानंद की प्रेसी का नाम क्या है? घनानंद की प्रेसी का नाम है सुजान। इनकी प्रेसी का नाम क्या है? सुजान है। सुजान से इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, क्योंकि इनकी प्रेमिका है, इन्हीं को आधार बनाकर इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। किसने? घनानंद ने। क्वेश्चन नंबर 74 है भूचर की प्रसिद्धि किस कारण से है? देखिए भूचर रीतिकाल के वीर रस के कवि माने जाते हैं और वीर रस की कविताओं के कारण ही इन्हें ये प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं रीतिकाल के। क्वेश्चन नंबर 75 है घनानंद किसके कवि हैं? श्री कृष्ण के कवि हैं। श्री कृष्ण पर भी इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है भूचर की 3 पुस्तकों का नाम बताइए। शिवा बाबनी, शिवराज भूचर और छत्रसाल दशक। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? भूचर की। तो एक इससे क्वेश्चन बनते हैं। शिवा बाबनी किसकी रचना है? भूचर की। शिवराज भूचर किसकी रचना है? भूचर से ही समझ में आपको आ जाएगा भूचर की रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूचर की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 77 है घनानंद दिल्ली के बादशाह के यहाँ किस पद पर नियुक्त हैं? तो मीर मुंशी के पद पर नियुक्त थे। दिल्ली के जो बादशाह थे वो उनके यहाँ किस पद पर नियुक्त थे? तो मीर मुंशी के पद पर नियुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 78 है भूचर के 2 आश्रयदाताओं के नाम बताइए। भूचर भी रीतिकाल के कवि हैं, तो आश्रयदाता के आश्रय में रहते थे। तो आश्रयदाताओं के नाम क्या है? शिवाजी और छत्रसाल। क्वेश्चन नंबर 79 है रीतिकाल के 4 प्रसिद्ध कवियों के नाम बताइए। रीतिकाल के 4 प्रसिद्ध कवि कौन कौन हैं? बिहारी जो कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, देव, भूचर और पद्माकर, ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अब रीतिकाल के बाद आपका आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है प्रिय प्रवास किस काल का काव्य है? तो आधुनिक काल का काव्य है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिओद। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, जो कि द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं हरिओद। और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है। इससे क्वेश्चन बनता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को माना जाता है, जो कि हरिओद की रचना है। अब प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं ये भी क्वेश्चन बनता है। तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास जो कि हरिओद की रचना है, और कितने सर्ग है इसमें? 17 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कामायनी की रचनाकार कौन है? कामायनी की रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। कामायनी भी क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। और कामायनी में कितने सर्ग हैं पूछा जाता है? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं, और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 82 है राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, और इसकी रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये निराला जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 83 है छायावाद के 3 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। छायावाद के देखिए हर एक छायावाद के कवि, द्विवेदी युग के कवि, भारतेंदु युग के कवि, प्रगतिवाद के कवि, प्रयोगवाद के कवियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो छायावाद के कवि कौन है? प्रसाद, पंत और निराला। प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंद पंत और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 है
अज्ञे जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। इनकी दो रचनाएं कौन कौन सी है? शेखर एक जीवनी और अपने अपने अजनबी। और 21 विधा की रचना है, ये दोनों क्या है? उपन्यास है। विधा भी पूछ ली जाती है, तो शेखर एक जीवनी और अपने अपने अजनबी उपन्यास विधा की रचना है। और किसकी रचना है? अज्ञे जी की। अज्ञे जी की रचना है। सच्चिदानंद, इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 85 है श्री मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? साकेत जो है इनका एक महाकाव्य है। किसके द्वारा रचा गया है? रचित रचना है ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा है। एक क्या है? एक राम काव्य है। राम जी पर आधारित एक काव्य है। और इसमें उर्मिला का जो वीरा वर्णन है वो 9वें सर्ग में वो सबसे मार्मिक सर्ग माना जाता है। 9वां सर्ग जो है वहाँ सबसे मार्मिक सर्ग माना जाता है। मुख्य आधार क्या है? उर्मिला का वीरा वर्णन। उर्मिला जो है वो लक्ष्मण जी की पत्नी है और उन्हीं की वीरा वीरा का वर्णन किया गया है इसमें 9वें सर्ग में। क्वेश्चन नंबर 86 है अकाल और उसके बाद कविता के रचयिता कौन है? अकाल और उसके बाद कविता के रचयिता है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। 87 आधुनिक काल के दो प्रमुख वादों के नाम बताइए। छायावाद, रहस्यवाद। क्वेश्चन नंबर 88 है आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले सुप्रसिद्ध रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 89 है भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। क्या दी गई? राष्ट्र कवि माने जाते हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें ये उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी भारत भारती रचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 90 है प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास क्या है? गोदान। गोदान इनका प्रमुख उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 91 है प्रयोगवाद के दो कवियों का नाम बताइए। प्रयोगवाद के दो कवि हैं अज्ञे और मुक्तिबोध। अज्ञे और मुक्तिबोध प्रयोगवाद के दो कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है रामदरस मिश्र की किसी उपन्यास का नाम बताइए। तो जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र की क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 93 है आत्मजयी के रचनाकार कौन है? आत्मजयी के रचनाकार नरेश मेहता है। कौन है? नरेश मेहता। 94 क्वेश्चन नंबर 94 है केदारनाथ सिंह की किसी रचना का नाम बताइए। तो इनकी रचना क्या है? इतने पास अपने। इतने पास अपने इनकी रचना है। किसकी? केदारनाथ सिंह की। क्वेश्चन नंबर 95 है किसी प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम बताइए। प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल जो है वो प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है और इसकी किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। फणीश्वरनाथ रेणु जो हैं वो आंचलिक उपन्यासकार कहलाते हैं और इनकी रचना जो है मैला आंचल एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 96 है तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे हैं तार सप्तक के संपादक। इसका संपादन कब हुआ था? 1943। तो समय भी आपको पता होना चाहिए। 1943 में तार सप्तक का संपादन हुआ था। इसके संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 97 है जयशंकर प्रसाद की किसी प्रसिद्ध कहानी का नाम बताइए। आकाशदीप जो है वो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। क्वेश्चन नंबर 98 है जैनेन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? त्यागपत्र जो है ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है और जैनेन्द्र जो है मनोवैज्ञानिक क्या कहलाते हैं? कथाकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है उसने कहा था कहानी किसकी है? तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। क्वेश्चन नंबर 100 है ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी कौन सी विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है और एक ऐतिहासिक नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 101 है छायावाद योगिन किसी राष्ट्र कवि का नाम बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो छायावाद के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। भारत भारती इनकी प्रसिद्ध रचना है और इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं और द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? तो हिंदी प्रदीप्त जो है और बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। क्वेश्चन नंबर 103 है नवगीत के प्रमुख हस्ताक्षर कौन है?
वीरेंद्र मिश्र जो हैं वो नवगीत के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, द्विवेदी युगीन प्रसिद्ध राम काव्य का नाम बताइए। तो द्विवेदी युगीन प्रसिद्ध राम क्या है? साकेत, जो कि मैं द्विवेदी युगीन प्रसिद्ध राम काव्य क्या है? साकेत। क्वेश्चन नंबर 105 है, खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 लेखकों के नाम बताइए। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। ये खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक हैं। हरिओद, क्वेश्चन नंबर 106 है, हरिओद और रत्नाकर का पूरा नाम बताइए। देखिए पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। हरिओद का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है और रत्नाकर का पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। अज्ञे का भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे पूरा नाम है उनका। क्वेश्चन नंबर 107 है, तार सप्तक के संकलित किन्हीं 4 कवियों के नाम बताइए। तार सप्तक के जो 4 कवि हैं उनका नाम बताइए। अज्ञे, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा और प्रभाकर माचवी। क्वेश्चन नंबर 108 है, कुरुक्षेत्र और तथा उर्वशी की रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। और उर्वशी इनकी प्रसिद्ध रचना, कुरुक्षेत्र और उर्वशी इनकी प्रसिद्ध रचना है। उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 है, वृंदावन लाल शर्मा की किन्हीं 2 प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम बताइए। तो मृगनयनी और माधव जी सिंधिया वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रभा और प्रताप किस काल के पत्र हैं? तो आधुनिक काल के पत्र हैं। प्रभा और प्रताप आधुनिक काल के पत्र माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी नई कविता पत्रिका के क्या माने जाते हैं? संपादक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? देखिए पहला सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में और दूसरा का कब हुआ था? 1949 में हुआ था। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 113 है, दुष्यंत कुमार किसके लिए प्रसिद्ध है माने जाते हैं? हिंदी गजल के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हिंदी गजल के लिए। क्वेश्चन नंबर 114 है, नागार्जुन किस वाद के कवि माने जाते हैं? तो किस वाद के कवि माने जाते हैं? प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, अज्ञे का पूरा नाम। देखिए अज्ञे का भी पूरा नाम पूछ लिया, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 116 है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 117 है, धीरे उठाओ मेरी पालकी। धीरे उठाओ मेरी पालकी कविता किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, धीरे उठाओ मेरी पालकी। क्वेश्चन नंबर 118 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के क्या है? संपादक हैं। और ये संपादक कब बने? 1903 ईस्वी में। अब पूछा जाता है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1900 ईस्वी में। 119 क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो इनकी प्रसिद्ध रचना जो है उर्वशी, इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 120 है, पंत की किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? जैसे उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वैसे ही चिदम्बरा पंत सुमित्रानंद पंत की रचना है, इस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 121 जो है ये आप सब के लोगों के लिए है। आप लोग को अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है हमें इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।